नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर सोने चांदी में, जहां पर कल की तेजी के बाद कुछ करेक्शन आज यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। यूएस और ईरान का जो सीज फायर है बहुत ही फ्रेजाइल, यानी कि बहुत ही अनसर्टनिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो सारे पॉइंट्स पे यहाँ पर बात हुई थी उसमें से 3-4 की वायलेशंस ऑलरेडी होती हुई नजर आई हैं। और हमने इजराइल की तरफ से लेबनान पर, यूएस को, ईरान को मना किया है कि यूरानियम एनरिचमेंट ना करे, और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद होने की बात है। इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा। कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी $100 के करीब फिर से कच्चा तेल ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नजर आया है। कल हमने 2020 के बाद एक दिन में इतनी ज़्यादा गिरावट आते हुए देखी थी जब कच्चे तेल में करीबन 15-16% की मुनाफा वसूली थी, लेकिन आज फिर से इन द ग्रीन और करीबन 2 से 3% की तेज़ी के साथ कारोबार। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के वाइस चेयरमैन चंदू सिरोया, साथ ही कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह एंड केरिया एडवाइजरी से अजय केरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर में आते हुए देखी है, ऑन चार्ट्स एज ऑफ नाउ क्या वॉच करेंगे आप? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, अभी चार्ट्स तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 36-38 दिनों में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसका रिएक्शन हम जरूर गोल्ड पे देखते हैं। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो सोने को सपोर्ट मिलता है, बट जिस ढंग से हमने सेल ऑफ प्रॉपर्टी में, इक्विटी में, बॉन्ड्स में, क्रिप्टो में देखा, उसी के नतीजे हमने गोल्ड में भी जैसे उम्मीद की थी प्राइजेस में फॉल आया। 4100 का लो लगाकर अभी भी ये रिट्रेसमेंट में है। वी डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइजेस में कोई बड़ा जंप रहेगा। टाइम बिंग 4950 से 5000 तक का लेवल एक बार दिख सकता है, बट हमने देखा जो अभी लॉसेस हुए हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, उसके चलते गोल्ड में हम थोड़ी बहुत ETF में, अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के स्टेटमेंट्स भी आए हैं जहाँ पे Q1 में ओवरऑल पॉजिटिव है, बट मार्च में जो आउटफ्लो है ये थोड़ी से कंसर्निंग है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये $5000 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम वापस 4450 तक देख सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में मजबूती वापस लौटते हुए दिखी है थोड़ी बहुत, उसके चलते प्राइजेस एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है गोल्ड पे थोड़ा सा फ्रेजाइल है। सीज फायर होगा नहीं होगा, आगे क्या सिनेरियो, वो कल जो बैठक इस्लामाबाद में उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि 4550, 4580 तक के सपोर्ट हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। और सिल्वर में क्या सेंस है आपकी? देखिए, चांदी एक हमने इंडस्ट्रियल डिमांड एक बड़ा गेम चेंजर था जो पिछले 2 साल में चांदी को $120 तक ले गया था। यहाँ पे हमने ETF के अंदर भी बाइंग बहुत देखी थी, बट जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बनी हुई है, हाँ अब वॉलिटिलिटी जाके धीरे धीरे कम हुई है। टाइमिंग मुझे लगता है $70 से 70 से लेकर $83 के बीच का एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा। बट जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो हायर एनर्जी प्राइजेस की वजह से हिट होते हुए दिखाई दे रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है 70 का लेवल अगर टूटता है तो $64-65 तक का एक बार सपोर्ट मिलेगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो में मुझे लगता है बाउंस कंटिन्यू रहेगा, जो 70 से लेकर $72 का लेवल दिखा सकता है, जिसका मतलब है कि गोल्ड चांदी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो चांदी में मुझे लगता है थोड़ा और पेन रहेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ग्लोबल मार्केट में कभी भी अनसर्टेनिटी या वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो उसका एक पैटर्न हमने देखा है। 2008 में भी अगर आप देखोगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जनवरी फरवरी में होता है, 6 महीने तक सोने और चांदी में दबाव था, और अक्टूबर 2008 से सोना चलना चालू होता है $620 से, जो $1920 का हाई लगाता है। सिमिलरली 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होता है तब हमने देखा सोने चांदी में दबाव था, और अक्टूबर में जब $1620-30 के आसपास सोना चल रहा था, वहां से ये तेजी बनी और ऊपर में 5600 का हाई लगते हुए देखा। तो टाइमिंग यस, लॉन्ग टर्म के लिए सोना चांदी अच्छी तैयारी करने की तैयारी में है, बट मुझे लगता है Q2 और Q3 के मिड तक प्राइजेस कंसोलिडेट करने चाहिए, टाइम करेक्शन में होना चाहिए, थोड़ा पेन होना चाहिए, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद से मुझे लगता है एक अच्छी तेजी वापस देखने मिल सकती है। ऑल राइट, तो ये फिलहाल 2026 का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर फिलहाल नजर आता है कि सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में कंसोलिडेशन और फोर्थ क्वार्टर में तेजी वापस लौट सकती है। कॉलिन, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपके गोल्ड प्राइसेस को लेकर क्या व्यूज हैं? जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बताया, मेरे व्यूज भी सिमिलर है कि लॉन्ग टर्म सारे कमोडिटीज अब जिस हिसाब से आई थिंक जियोपॉलिटिकल इश्यूज और यूएस का जो लॉन्ग टर्म आउटलुक से दुनिया पर चेंज हुआ है, डी डॉलराइजेशन जो हिसाब से हो रहा है, तो आई थिंक सारी कमोडिटीज, वाई ओनली सिल्वर गोल्ड, बट आई थिंक ऑल कमोडिटीज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years will I think appreciate significantly, maybe even double from here in a very short time. So
शॉर्ट टर्म में जैसे हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज आता है, सीज फायर, नो सीज फायर, पीस डील, टैरिफ, समथिंग और द अदर, तो स्लाइड करेक्शंस रहेंगे। सो रोड थोड़ा बम्पी रहेगा, और हम हमारे जितने भी कस्टमर्स है उनको वही एडवाइस दे रहे हैं कि हर ड्रॉप पे वो खरीदते रहे, बिकॉज लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव ही है। तो अगर देखोगे तो मार्च में जो करेक्शन आया वो लगभग 20% का करेक्शन आया, विच वॉज क्वाइट शार्प कंसिडरिंग जहाँ पे वो टाइम पे लग रहा था वॉर के पहले। सो एक करेक्शन के बाद एक अपॉर्चुनिटी है सारे कंज्यूमर्स को, रिटेलर्स, B2B अप स्टॉकिंग, स्पेशली हमारा जैसे आपको मालूम है सीजनल बिजनेस है। सो मेन सीजन इज ऑलवेज अक्टूबर टू मार्च, जो लास्ट 2 क्वार्टर्स है वो। तो ये 2 क्वार्टर में हर डिप पे अगर खरीदारी की जाए तो जो स्ट्रांग हो जाएगा वापस 5,000 की दिशा में बाय सीजन जैसे जाएगा, तो उनको एक चांस रहेगा टू मेक अ गुड अप्रिसिएशन। कॉलिन, जैसे आपने कहा मार्च में गिरावट हमने आते हुए देखी सोने और चांदी दोनों के ही प्राइसेस में, और मार्च में हमने ETF में आउटफ्लोज भी आते हुए देखे। मार्च में जो फिजिकल बाइंग है वहां पर भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अगर अप्रैल के महीने की अब यहाँ पर बात की जाए तो क्या कुछ सपोर्ट है, गिवन द फैक्ट कि अगले हफ्ते अक्षय तृतीया भी है? क्या वो एक डिमांड ट्रेंड बनता हुआ देख रहे हैं हम? देखो, डिमांड ट्रेंड जो लास्ट ईयर थी इन द रन अप टू अक्षय तृतीया एंड अक्षय तृतीया, वो शायद ये साल मिसिंग है। सो मूड थोड़ा बिकॉज ऑफ वॉर और हर रोज न्यूज, तो देखो अगर हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का भी आप देखो, सो जो पूरा GCC रीजन था वो एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों। यूरोप थोड़ा स्लो डाउन में है। यूरोप, US भी जो एकदम वॉर के पहले तक बहुत स्ट्रांग था रिटेल सेल्स, वो लास्ट 2-3 वीक्स में इट इज क्वाइट डाउन। और इंडिया में बहुत सारा नर्वसनेस है। एट द सेम टाइम एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म भी है कि अक्षय तृतीया और अभी अगले वीक और अगले 2 वीक में अच्छा खासा सेल हो जाएगा, बिकॉज कंज्यूमर ने शायद लास्ट 4 वीक्स में इतनी खरीदारी नहीं की है। सो ट्रेड इज एंशियसली वॉचिंग, वी विल बी ऑन योर प्रोग्राम अगेन इन द रन अप टू अक्षय तृतीया एंड अक्षय तृतीया। सो आई एम होपिंग दैट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सेल्स रहे काउंटर पे भी अगले 15 दिन में। कॉलिन, आपने यहाँ पर GCC की बात ऑफ कोर्स यहाँ पर की है। हमारे साथ चंदू सिरोया भी जुड़ चुके हैं। सिरोया जी नमस्कार। और जैसे बात की जा रही है, जैसे कॉलिन हमें बता रहे हैं कि इंडिया में थोड़ी नर्वसनेस है, GCC स्लो है, यूरोप और US में भी हल्की सी यहाँ पर अब कंसर्न्स बनती हुई नजर आई हैं। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ दुबई, क्योंकि आज हम लेटेस्ट भी न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि कुछ मिसाइल्स यहाँ पर लगातार इंटरसेप्ट अभी भी हो रही हैं। देखिए, ऐसा है कि markets are still nervous, but I have good news for Corin bhai. The markets have started moving. Customers have started coming in, and at the wholesale level also, people have started moving. यहाँ पर visitors भी आने शुरू हुए हैं. Yesterday मैं कल market में घूम रहा था. I was actually pleasantly surprised because I saw 3 tour groups. So people are getting back into the normal things. एंड ये जो सीज फायर अनाउंस हुआ है इसका थोड़ा सा असर तो है, बिकॉज पॉजिटिविटी काफी आई है मार्केट में. एवरीबडी इज वांटिंग टू कम बैक. जो यहाँ से चले गए थे वो भी वापस आना चाहते हैं. जो स्कूल्स हैं वो भी अभी ऑनलाइन शुरू है, लेकिन बातें हो रही कि प्रीटी सून दे विल ऑल स्टार्ट ऑन कैंपस आल्सो. तो ये काफी पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट्स में. ट्रांसलेट इनटू रियलिटी it may take some few more days, but positivity definitely है. आप कह रहे हैं लोकल मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, नर्वसनेस ऑफ कोर्स है, लेकिन सिरोया जी, कॉलिन भाई की जो कंसर्न है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड को लेकर है, जो अभी भी यहाँ पर काफी हद तक ठप है। नहीं, वो कह रहे थे मिडिल ईस्ट मार्केट बहुत स्लो है, तो मैं कह रहा था वी हैव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिविटी शुरू हो गई है. And people have started coming in. In fact, I've got, as we speak, yesterday I had 4 international buyers who have come here to source their, because उनके markets में तो माल बिक रहा है, तो उनको तो माल चाहिए वापस, तो वो आना शुरू हो गए हैं. So I'm pretty sure कि कुछ ही दिनों में we will see some good movements happening. And अगर ये ceasefire hold हो जाता है, जैसे the incidences are very less compared to what it was happening before. तो अगर ये होल्ड हो जाता है तो फिर से सभी पॉजिटिविटी आ जाएगी, बिकॉज काफी टाइम से जो इंटरनेशनल बायर्स यहाँ पर आ रहे थे पहले वो नहीं आ रहे थे. 1 महीना ऊपर हो गया है, तो उनके भी ज्वेलरी तो बिक गई होगी, तो दे वुड वांट टू रीसोर्स देयर सप्लाईज, रीस्टॉक देयर सप्लाईज. तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा इसको हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और ये हो जाएगा जल्दी ही.
सूर्या जी, आई गेट योर पॉइंट कि कुछ कुछ इंटरनेशनल बायर्स ट्रिकल इन हो रहे हैं, लेकिन वर्सेस अ नॉर्मल बिजनेस डे टू अब जहां पर हम हैं, अभी भी कितना काम यहां पर ऑन परसेंटेज बेसिस अभी भी गिरावट है? Oh, percentage basis, I can't even mention because it might sound very, very negative. जो नॉर्मल डेज में होता है तो वो तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट आज की तारीख में जैसे फ्लाइट्स भी लेस देन 50% नॉर्मल है, तो लोगों के इफ यू आस्क मी एब्सोल्यूट परसेंटेज, आई वुड स्टिल से वी आर ओनली एट 20% ऑफ नॉर्मल. बट यहाँ पर देयर इज अ वर्ड हियर कि ड्यूरिंग द रमजान सीजन यहाँ पर लोकल जो बाइंग थी वो बहुत अच्छी थी अपने ईद के दौरान, बिकॉज पीपल डिड नॉट ट्रैवल दिस ईयर. तो जब वो ट्रैवल नहीं किए तो उनके पास एक्सेस पैसा था, बचत थी, तो वो सब उन्होंने, काफी लोगों ने ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया है. एंड उस टाइम पे गोल्ड प्राइस भी काफी नीचे आ गई थी फ्रॉम दी हाईज. सो देयर वाज अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट फ्रॉम दी अरब नेशनलिटीज, आई वुड से. सूर्या जी, मूवमेंट क्या लगती है आपको गोल्ड के प्राइसेस में ओवरऑल यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं? 4100 का हमने लो देखा, 4800 का हाई देखा, दोनों ही लेवल्स के बीच में अब यहाँ पर कारोबार है. आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक वी आर एट अ गुड लेवल. अभी अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा करके. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि आई सॉ गोल्ड गोइंग डाउन अ लिटिल बिट, लेकिन वो नीचे आया और फिर वापस हमारे वहां से कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स आए तो ऊपर वापस जम गया, हो गया था. आई डू बिलीव कि इट इज अ गुड प्राइस. वी कैन सी अपवर्ड मूवमेंट्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है. कोलिन, आप जैसे सिरोया जी कह रहे हैं 20% ऑफ नॉर्मल एज ऑफ नाउ यहाँ पर दुबई में है, कुछ शुरुआत यहाँ पर ज़रूर हुई है. अगर इसी तरह से इंडियन एक्सपोर्टर्स के बिजनेसेस यहाँ पर देखें तो दुबई, यूएई ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑन द वीकर साइड है. क्या परसेंटेज आपको लगता है यूरोप और यूएस में फिलहाल बनती होंगी? See, I think एक दो क्वार्टर एंड जनरली व्हाट वी हैव सीन, एंड मनीषा, सिंस आप हमारा इंडस्ट्री को क्लोजली वॉच कर रही हो कुछ साल से, सो पैंडेमिक से देखा है कि हर साल between 1 and 3 months we have a good 25-30% ड्रॉप. बट जो अगले 3 क्वार्टर है उसमें फिर वो कवर अप हो जाता है, बिकॉज समहाउ सीजन इज गुड, गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन मिला, लैब ग्रोन एक आने से एक बूस्ट इंडस्ट्री को मिल गया. सो अभी लग रहा है कि जो अप्रैल में जून का क्वार्टर है वो लगभग डबल डिजिट डाउन ही रहेगा. बट फिर जुलाई ऑनवर्ड्स वी शैल कैच अप टिल मार्च फॉर द होल ईयर. सो वैसे अभी लग रहा है वैसे होगा. तो क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर का थोड़ा सा वीक गया है, शायद जून तक भी वही हाल हम होता हुआ देखेंगे, और तब तक बाजार को लगता है कि किसी इन सम सेंस एक रेजोल्यूशन और एक स्टेबिलिटी यहाँ पर विद इन द वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट रीजन में यहाँ पर निकलती हुई नजर आएगी. सूर्या जी, कॉलिन ने जैसे एक पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं एज ऑफ नाउ, कुछ ना कुछ यहाँ पर पिक करता है. गोल्ड में जिस तरह से हमने देखा, डायमंड्स थोड़े से वापस लौटे हैं, लैब ग्रोन यहाँ पर बेहतर करता हुआ नजर आया है. विद इन द कैटेगरीज क्या बेहतर है? और आज की तारीख में तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुश डायमंड ज्वेलरी, because that is where the diamond is, the jewelers also make a little more profit and margin. आज के जो माहौल है उसमें टर्नओवर इतना कम है कि इफ यू कैन मेक सम मार्जिन तो सभी पुश करने की कोशिश करते हैं डायमंड ज्वेलरी की. बट आई थिंक ओवरऑल यस, लैब ग्रोन इज आल्सो डूइंग वेल. यहाँ पर अभी पहले शुरुआत में सिर्फ 2-4 शॉप्स में थी, अभी हर शॉप में आपको लैब ग्रोन मिलती है. तो एज अ कैटेगरी आई थिंक ओवरऑल आई एम कंसर्न. मुझे लगता है कि हमको सबको ही मिलकर ज्वेलरी को पुश करना चाहिए. वहाँ गोल्ड तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, बट जैसे ही डायमंड थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा लैब ग्रोन भी बढ़ेगा, तो ज्वेलर्स के मार्जिन भी बढ़ेंगे और थोड़ा खर्चा भी निकल जाएगा. सो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग. एंड जैसे कोलिन भाई ने कहा कि द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर वी विल ऑल हैव अ गुड सीजन. कॉलिन, एक फाइनल सवाल आपसे, और इंडियन मार्केट्स में ऑफ कोर्स डोमेस्टिक डिमांड की तरफ अगर ध्यान दें, और अक्षय तृतीया शायद यहाँ पर थोड़ा सा वीक जा सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा समय है जब हम यहाँ पर लोअर कैरेटेजेस, लोअर वेटेजेस, ज़्यादा स्कीम्स, ऑफर्स, ये सब निकलता हुआ देखेंगे? क्योंकि जब लगता है कि डिमांड नहीं बहुत बेहतर होगी, एक एक्स्ट्रा पुश यहाँ पर इंडस्ट्री करती है. आपकी बात पक्की है. एंड जो एक बड़ा ट्रेंड जो लगा था कि कभी इंडिया में नहीं होगा, तो आज 9 कैरेट की ज्वेलरी भी लगभग सबके काउंटर पे है. सो 9 और 14 का बहुत स्ट्रॉन्ग पुश रहेगा, जेमस्टोन्स का बहुत स्ट्रॉन्ग पुश रहेगा, और रिटेलर्स की हमेशा मींस बहुत सारी स्कीम्स रहती है, तो वो तो अक्षय तृतीया के लिए जरूर रहेगा, बिकॉज धनतेरस के बाद सेकंड लार्जेस्ट सीजन अक्षय तृतीया ही है. सो वो तो रहेगा ही. बट वी आर सीइंग दैट जो प्रेजेंस था आज सारे रिटेलर्स के,
उसमें कैटेगरीज बहुत सारी बढ़ गई है ये लास्ट 3-6 महीने में। सो 9 कैरेट ही है जो आज से 10-20 हजार का अगर प्राइस पॉइंट किसी को हिट करना है तो 9 कैरेट के सिवाय नहीं हो रहा है। सो 9 and 14 इज अ बिग पुश दिस ईयर। सूरज जी, अब आपको क्या लगता है अगले 2 क्वार्टर्स के लिए किस तरह की तैयारी है, क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजीज आप अपना रहे हैं वहां पर बैठकर? क्या किया है कि वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द डिजाइनिंग एस्पेक्ट। जो ज्वेलरी नॉर्मल चल रही थी उसके अलावा अभी जब थोड़ा माहौल कम था तो वी हैव टोल्ड ऑल द फैक्ट्रीज कि आप नई नई चीजें डेवलप करें, लाइटर वेट में करें। जैसे दो तरीके हैं ज्यादा सेल करने का, या तो आप कैरेटेज में नीचे जाए या फिर आप उसको ज्वेलरी को लाइट करें। तो वी हैव बीन ट्राइंग टू इनोवेट एंड लाइटर वेट ज्वेलरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारी नई कलेक्शंस भी लॉन्च होंगे। So we are waiting for the customers to come in, and there will be a very big variety change also. मेरे हिसाब से सभी जितने भी ज्वेलर्स दुबई में है जो होलसेल भी बिजनेस करते हैं, सबने यही किया है कि पहले तो कॉस्ट कम करना था, तो आपके पास जो एक्सेस स्टॉक था उसको रिटर्न कर दिया। मेनी ज्वेलर्स हैव एक्चुअली बिकम डेट फ्री टुडे बिकॉज बैंक की बोरोइंग कम कर दी लोगों ने। एंड अपने पास अगर स्पेयर किलो बार्स पड़े थे तो वो भी मूव कर दिए हैं, बैंक्स को वापस रिटर्न कर दिया है। नाउ व्हेन दे स्टार्ट अगेन तो सभी नई ज्वेलरी के साथ में शुरू करेंगे। सो आई सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन हैपनिंग इन द ज्वेलरी बिजनेस। ऑल राइट, तो क्लियरली काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो एज ऑफ नाउ अपनाई जा रही हैं। एक्सेस, बैंक बोरोइंग, ये सारा का सारा अपनी बुक से हटाने की कोशिश यहाँ पर ज्वेलर्स की बनती हुई। बहुत शुक्रिया कॉलिन जी, सुरैया जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम पूरा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेल, आगे बढ़ेंगे और कच्चे तेल के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कल की 15% की गिरावट के बाद आज 2 से 3% की तेजी है। अजय, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस और क्या खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कल का जो गिरावट था उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज था कि आज हमने देखा कि रिस्क प्रीमियम जैसे ही कम हुआ हमने करीबन 20% का फॉल देखा। लेकिन वेयर वी आर, हम $60 की जगह पे अब 90 का बेस पकड़ रहे हैं। बट आप 60 से 90 पे जाते हो तो आपका एनर्जी कॉस्ट 50% बढ़ा हुआ है। ये कोई भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी पे भी हमने देखा रुपए में भारी गिरावट आई थी। हाँ, थोड़ी बहुत रिलीफ मिली है। तो एक चीज तो क्लियर, अगर सीज फायर होती भी है तो 90 पे या 85 पे जाके हम रुकने वाले हैं। बट अगेन पिंच कंटिन्यू लगेगा। सेकेंडली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डैमेजेस हुए हैं उसको वापस रीइंस्टेट होने में समय लगेगा, 2, 4, 6 महीना लगेगा। तो आई थिंक Q2 और Q3 में हम एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहेंगे, जो नीचे में 84, 85 ब्रेंट रहेगा। हायर साइड में इट मे गो अगेन टू $100, डिपेंड ये जो कंसर्न है वो कितना बढ़ता है। हाँ, बाइंग साइड मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू बनी है। एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर होल्डिंग अबाउट 8400 लेवल विच इज $90 फॉर ब्रेंट, वी एक्सपेक्ट प्राइजेस अगेन ऊपर में 9600, 9800 तक का लेवल दिखेगा। बट ये ट्रेड जैसा सिचुएशन नहीं है। गो विद ऑप्शंस बिकॉज वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है। हम परसों देख रहे थे कि 11000 का लेवल M6 पे गोल्ड कच्चा तेल छूता है और कल हम 85 पे देखते हैं। तो ये वॉलिटिलिटी बहुत ही एक्सट्रीम रहनी है एज ऑफ नाउ। एब्सोल्युटली। अजय, इस तरह के बाजार में लोगों ने पैसे बनाए हैं या खोए हैं? देखिए, फ्रैंकली मैं लास्ट 2 महीने से काफी लोगों से बात करता हूँ, बोला सब हम कैश पे बैठते वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से काफी शॉर्ट टर्म में पैसे भी बने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सबने अपनी जो पोजीशन लिवरेजिंग है वो काफी कम कर रखी है। कैश पे बैठना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वेल, एब्सोल्युटली। जिस तरह का बाजार है जहां पर आपको पता नहीं कि ओवरनाइट कौन सी ट्वीट और क्या हो जाए और कहां बाजार चला जाए, क्लियरली वो शायद एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी। अजय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौट के आएंगे और लेके आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. जोरदार गिरावट के साथ हमने आज यहाँ पर कारोबार खोलता हुआ देखा, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि कल बाजार इसके एकदम उलट था। अगर ओवरऑल पोजीशंस की बात की जाए तो यहाँ पर तेज गिरावट के साथ हमने सीज फायर की खबरों में यहाँ पर बॉन्ड्स में कल उछाल आया था, लेकिन आज वो यहाँ पर रिवर्स होता हुआ नजर आया। कल जो बॉन्ड डील्स में हमने यहाँ पर 15 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखी थी, वो 4 साल में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट थी। पर ईरान ने फिर से यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात की है। हमने साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान, इजराइल और यूएस से निकलती हुई आई हैं, उसका सीधा असर यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में आया है, जहाँ पर कल की 15% की गिरावट के बाद आज 2 से 3% की तेजी के साथ कारोबार है। और इसी के साथ ब्रेंट के प्राइसेस फिर से $97-98 प्रति बैरल के पास जा रहे हैं।
साथ ही साथ बाजार एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स को भी यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं, जहां पर यूएस फेड के महंगाई बढ़ने की आशंका से और वेस्ट एशिया की जंग के चलते यहां पर माना जा रहा है कि महंगाई लक्ष्य के ऊपर गई तो दरें यहां पर बढ़ाई जा सकती हैं। इसी के अलावा ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशंस यहां पर क्रिएट की थी कल। 6.48% 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड्स है मैच्योरिटी वाले, वहां पर हमने पोजीशंस बनते हुए देखी हैं। और आपको याद भी ला दें कि फ्राइडे को यहां पर सेलिंग है मार्केट्स में बनने वाली। FY27 में रिटेल महंगाई बढ़ने की आशंका है, ऐसा आरबीआई ने ऑलरेडी कहा है। और महंगाई अनुमान से जल्द दरों में बढ़ोतरी के संकेत नहीं है, ऐसा भी कहा गया। तो एक साई ऑफ रिलीफ यहां पर बाजार को मिलता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान यहाँ पर टैक्स वसूलने की बात कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमने यहाँ पर गुजरने वाले हर जहाज से $2 मिलियन का जो यहाँ पर टोल देना होगा, उससे रोजाना यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ काफ़ी कमाई कर सकता है। बाजार इन सभी डेवलपमेंट्स को फिलहाल मद्देनजर रखे हुए है। सिर्फ बॉन्ड्स ही नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और मार्केट में यील्ड में यहाँ पर कल तेज गिरावट बनती हुई नजर आई थी। ओवरऑल अगर बैंकिंग सिस्टम में या सिस्टम में हम लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर ये बढ़ती हुई नजर आई है और 4.02 ट्रिलियन की यहाँ पर बात बनी थी। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही अगर 3 ईयर नेबार्ड के हम बॉन्ड्स को देखें तो यहाँ पर 23 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। जो वेडनेसडे को प्राइस 7.5 थे वो अब यहाँ पर 7.68 थे, वो अब यहाँ पर 7.4 to 7.5 होते हुए नजर आए हैं। और जहाँ तक सेकेंडरी मार्केट की बात है, एनएसई और बीएसई का जो टोटल वॉल्यूम्स है वो अगर ट्यूसडे को तो 170 बिलियन था, वो वेडनेसडे को घटकर 166 बिलियन आया। तो यानी कि काफ़ी असमंजस में यहाँ पर भी बाजार हैं और बहुत ही वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर रोजाना हमने बॉन्ड्स में भी बनते हुए देखे हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.